शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं हम लोग ने कल पढ़ा था। शिक्षण के अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण के उद्देश्य। तो इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। तो जो शिक्षण होती है इसकी मुख्य विशेषताएं हमने बताया था, यह एक निर्देशात्मक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? निर्देशात्मक प्रक्रिया। इसमें क्या होती है? निर्देशात्मक। हमने ये भी आप लोग को बताया था, निर्देशात्मक जो प्रक्रिया है, तो हमने कहा था कि एक तंत्र के रूप में भी निर्देशित किया जा सकता है, लोकतांत्रिक रूप में भी निर्देशित किया जा सकता है, और निरंकुश तरीके बिना हस्तक्षेप रहित इसको क्या है किया जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है। तो यह एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षण की क्रियाओं को, इसकी जो शिक्षण की क्रियाओं को क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है। अर्थात जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली को क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है। कभी कभी आदेशित किया जाता है, तो इसको क्या है? शिक्षण की अनेक प्रकार की गतिविधियां होती है, उसको क्या है? इस कार्य को संपन्न किया जाता है। हमने ये भी बताया था कि यह एक प्रेरणात्मक भी होता है। क्या होता है? प्रेरणात्मक भी होता है, जिसे हम लोग अभिप्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो प्रेरणात्मक चीजें होती हैं। जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो शिक्षण कार्य में प्रेरणात्मक चीजों को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न हो, उत्सुकता उत्पन्न हो, कार्य करने की क्षमता का विकास हो। तो इसलिए क्या है? इसको प्रेरणात्मक रूप से भी क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इसमें हमने कहा था सहानुभूति भी होती है। क्या होती है? सहानुभूति की प्रक्रिया भी होती है। सहानुभूति का मतलब क्या होता है कि जब कोई कार्य किया जाता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी होती है, तो जो आप वक्तव्य कह रहे हैं, अगर वही वक्तव्य आपको कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को समझना ये क्या होता है? सहानुभूति होता है। अपने को उस स्थान पर रखकर उस चीज़ को महसूस करना, मतलब सहानुभूति होता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, किसी चीज़ को अनुकरण करने की क्रिया होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को क्या सहानुभूति, लोगों ने कहा कि उनकी सहानुभूति है, मतलब उनका आपके प्रति क्या है? समर्पण की भावना है, आपके विचारों पर उनकी सहमति है, आपकी क्रियाओं पर उनकी सहमति है, तो सहानुभूति रूप में होता है। और यह शिक्षा जो होती है यह सुव्यवस्थित प्रणाली होती है। क्या होती है? सुव्यवस्थित एक प्रक्रिया होती है, अर्थात सुव्यवस्थित इसका एक विशेषता है कि शिक्षण कार्य करने के लिए हमने आप लोग को बताया था कि नियोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। और उस प्लानिंग किसके अनुरूप होगा? जैसे आपका लक्ष्य होगा, जैसे आपका उद्देश्य होगा, उसी के अनुरूप क्या होगा? आपका प्लानिंग होगा। और यह प्लानिंग आपका जो विषय वस्तु होगा, इसमें विभिन्न उपागम को अपनाया जाता है। कौन से उपागम को अपनाया जाता है? अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के उपागम को अपनाया जाता है। विभिन्न उपागमों के माध्यम से हम लोग उसको प्लानिंग करते हैं। ठीक, तो शिक्षण भी एक प्लानिंग होता है, शिक्षण भी एक नियोजन क्रिया होती है, जो हम लोग क्या पहले से ही किस तरीके का शिक्षण कार्य करना है उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को पहले जानना और समझना होता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें होती है। हमने कहा इसमें सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है सहयोग की। सहयोग का मतलब क्या होता है कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं
तो दोनों पक्ष अर्थात एक तो प्रस्तुतकर्ता, एक अध्ययनकर्ता या प्राप्तकर्ता, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। अगर सहयोग नहीं होगा, तारतम्य नहीं होगा, अगर तारतम्य नहीं होगा तो फिर आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इसमें क्या होना चाहिए? कॉपरेट अर्थात सहयोग होना चाहिए। शिक्षण कार्य करते समय इसकी विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं? अगर आएगा एग्जाम में शिक्षण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो इसमें अगर 6 पॉइंट भी आपको याद है तो आप उनकी विशेषताओं का उल्लेख कर सकते। और अगली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षण कार्य करते समय छात्रों के पूर्व ज्ञान का अवलोकन आवश्यक होता है। कौन से ज्ञान का? पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान किसके? छात्र के पूर्व ज्ञान का अवलोकन होना चाहिए। अगर आप बच्चों के पूर्व ज्ञान का आभास नहीं टीचर को है, तो टीचर किस स्तर से बालकों को शिक्षा संप्रेषित करेगा, स्थानांतरित करेगा, यह निश्चित नहीं होता। ओके, तो इसलिए छात्र के पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। हमने अभी आप लोग को बनाया था कि समरी बनाते चलो, इससे क्या होगा? आपका हर रिलेशन का थोड़ी थोड़ी जो शब्दावली पकड़ ले जाओगे तो आंसर उसको लिख ले जाओगे, है ना? विशेषता बहुत ज़्यादा लिखनी है, एक लाइन में विशेषताओं को लिख सकते हो। आंसर आपको जो एग्जाम में जो पढ़ने का तरीका है आप लोग का कि 60 नोट्स तैयार कर लोगे, उसको क्या है एक एक लाइन विशेषता हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा नहीं, और उससे आप लोग समझ ही लेंगे कौन सी शब्दावली कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो हमने भी आप लोगों को कहा था कि शिक्षण कार्य प्रजातांत्रिक भी होता है, लोकतांत्रिक भी होता है। शिक्षा देते समय बच्चों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, न्याय की भावना होनी चाहिए। टीचर के अंदर भी होना चाहिए और छात्रों के अंदर भी भावना होनी चाहिए। लोकतांत्रिक भावना की उद्देश्य क्या है? शिक्षण कार्य अर्थात प्रसारित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि जो भी शिक्षा दिया जाए वह लोकतांत्रिक हो, वह सहमति से हो, स्वतंत्रता हो, कोई दबाव या प्रेशर युक्त शिक्षा नहीं दिया जाए। यह एक उपयोगी होती है, अर्थात इसका महत्व होता है क्योंकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षण कार्य करते समय एक क्योंकि आपके लिए आपके उद्देश्यों को पूरा करता है, आपके लक्ष्यों को पूरा करता है, इसलिए आपके लिए ये उपयोगी है या प्रासंगिक है ना? तो इस तरीके से क्या है शिक्षण का कार्य होता है। और यह उपचार पूर्ण भी होता है। क्या होता है? उपचार पूर्ण भी होता है। उपचार का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षण या अन्य किसी में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो उसका उपचार किया जाता है, दवाइयों से ठीक किया जाता है। उसी तरीके से शिक्षण गतिविधियों में जब विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इसमें क्या है, इसके माध्यम से कार्य संपन्न किया जाता है, अर्थात शिक्षण के माध्यम से उपचार किया जाता है, तब समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, और इसी से पेट के अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है। क्या होता है? हाँ, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, अर्थात बालकों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। कौन से कार्य करने से? अर्थात शिक्षण कार्य करने से इस सारी गतिविधियों का विकास होता है। अगर एग्जाम में आ जाएगा शिक्षण की विशेषताएं लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप लोग? अर्थात इस चीज हमने बताया कि शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है, यह निर्देशात्मक प्रक्रिया है और आगे बढ़ाना है तो कैसे निर्देश देता है? शिक्षक छात्रों को निर्देश आगे बढ़ा सकते हो, कम में लिखना है अगले तो आ जाओ। एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है जो एक, और यह हमें प्रेरणा भी देती है। क्या होती है? मोटिवेशन भी करती है, प्रेरित भी करती है, जिससे हम लोग हमारी रुचि और इच्छा क्या हो जाती है? उद्दीप्त हो जाती है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सहानुभूति होता है इसके अंदर। शिक्षण में क्या होती है? सहानुभूति होती है। शिक्षण चाहे पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट करके, अर्थात शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो पॉइंट लिख सकते हो, और नहीं तो लाइन बाय लाइन में भी उसको लिख सकते हो। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है, सहयोग का भावना होती है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का अवलोकन किया जाता है, आठ तत्व का विकास होता है या उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से क्या है इस कार्य को किया जाता है। ठीक है, आगे चले। आगे शिक्षण के सिद्धांत क्या है? शिक्षण के सिद्धांत किसके? शिक्षण। शिक्षण के सिद्धांत अर्थात कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षण संबंधी कार्य को संपन्न करते हैं। किसी भी चीज का एक सिद्धांत होता है। क्या होता है? नियम होता है। जब विभिन्न प्रकार के नियम जो होते हैं, जब नियमों की स्वीकृति मिल जाती है तो ये सिद्धांत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उदाहरण से नियम बनते हैं, नियम से धीरे धीरे जब मान्यता प्राप्त हो जाते हैं सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है वो सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय सबसे पहले उसका निश्चित उद्देश्य होता है। क्या होता है? बिना उद्देश्य के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और इस निश्चित उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका कोई एक लक्ष्य होता है अध्ययन करने का या कार्य करने का, है ना। हर चीज का कोई भी पर्पज होता है, एम होता है, गोल होता है। तो क्योंकि उद्देश्य का मतलब होता है बिना उद्देश्य के आप कोई कार्य कर नहीं कर सकते हैं जब तक उद्देश्य नहीं होगा। और इसलिए क्या है कि इसमें सिद्धांत में कहा गया है कि जब भी शिक्षण कार्य करते हैं तो हर चीज का अलग अलग उद्देश्य होता है। शिक्षण का भी अलग अलग उद्देश्य होता है। यहाँ पर आप लोग को दूसरी पढ़ाई हो रही है, कहीं पर दूसरी पढ़ाई हो सकती है। यहाँ शिक्षण का उद्देश्य है कि आपको बीटीसी में ट्रेनिंग करके आपको क्या करना है, आप अध्यापिका बनना है। उद्देश्य यही है ना। दूसरा उद्देश्य है आपके आत्म तत्व का ज्ञान होना, व्यक्तित्व का ज्ञान होना, है ना। मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, है ना। चरित्र का विकास करना, चेतना का विकास करना, तर्क का विकास करना। ये तो आपका क्या है? आंतरिक विकास हो रहा है। क्या है? आंतरिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, शैक्षिक विकास हो रहा है। साथ साथ इस विकास के साथ साथ आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी भी पूर्ति हो रही है। आप सफल हो जाएंगे, आप नौकरी पा जाएंगे, तो आपका मेन उद्देश्य वो भी है ना। तो कहने का मतलब यही है कि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है और इस बिना निश्चित उद्देश्य के आप किसी भी शिक्षण का अर्थात शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए क्या है, जो एक शिक्षण का सिद्धांत होता है अर्थात कोई भी आपको काम करना है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। जब तक कोई चीज स्पष्ट नहीं होगा, जब तक कोई चीज निश्चित नहीं होगा, जब तक किसी चीज का निश्चित आकार नहीं होगा, तब तक आप शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आई ना समझ में? तो इसीलिए क्या है, एक सिद्धांत इसमें हमने बताया निश्चित सिद्धांत अर्थात क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एक निश्चित उद्देश्य है। अगर उसका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, आप जो पढ़ रहे हैं तो फिर क्या है, आपका मन नहीं लगेगा। बिना उद्देश्य के मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति उद्दीपित नहीं होती है। अगर आपका उद्देश्य ही नहीं हो, बिना उद्देश्य के कोई काम करेंगे नहीं, उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा। जितना अच्छा उद्देश्य होगा उतनी अच्छी रुचि आपको उत्पन्न होगी, है ना। तो इसलिए क्या है, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, तभी शिक्षण की गतिविधियां क्या हो जाएगी, आगे बढ़। दूसरा चीज है इसमें शिक्षण के सिद्धांत में अनुकूलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत?
हाँ, अनुकूलता का सिद्धांत। तो अब देखिए अनुकूलता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि परिस्थिति अर्थात वातावरण क्या है, वातावरण और व्यक्ति, वातावरण और व्यक्ति कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, वह परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं कि नहीं। अगर आपके अनुकूल नहीं होगा तो आप आत्मसात अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, उसका समायोजन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षण के साथ अनुकूलता होनी चाहिए कि जब तक आपके अंदर अनुकूलता की भावना नहीं होगी, आत्मसात्करण की भावना नहीं होगी, एसिमिलेशन नहीं होगा, एकोमोडेशन नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को आत्मसात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं नहीं, अर्थात उस चीज़ को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुकूलता के सिद्धांत यह सिद्ध करता है व्यक्ति अपने परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ अनुकूलन पैदा करता है और अनुकूलन करके उसकी सारी गतिविधियों को जानता है, उसकी क्रियाकलापों को संपन्न करता है, तो वह शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अर्थात जो छात्र है वह शिक्षण के प्रति अपना अनुकूलन पैदा करेगा। अगर अनुकूलन नहीं होगा, अनुकूलन का सिद्धांत नहीं होगा, तो फिर वह उस चीज़ का अनुकूलन एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, अनुकरण उसका नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सक्रियता का सिद्धांत क्या है, इसमें सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत कहने का मतलब है कि कार्य करने की उत्सुकता, जो संवेदना उसकी उत्पन्न होती है, अर्थात एक्टिव होना। क्या है, जब तक आप किसी काम को करने के लिए एक्टिव नहीं होंगे तब तक उसमें गतिशीलता नहीं आएगी, मोबिलिटी नहीं आएगी। समझ रहे हैं? आप सुबह सो के सोते आलस्य कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप एक्टिव नहीं है, आपके अंदर सक्रियता नहीं है, तो फिर क्या है, वह काम बहुत शिथिलता पूर्वक होगा और वह कार्य जल्दी संपन्न नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अर्थात आपने यहाँ पर पढ़ा और ले जाकर घर पे रख दिया तो फिर उसमें एक्टिविटी नहीं है। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप उसको अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, एक्टिव हैं, 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो उस शिक्षण के उद्देश्य पूरे होंगे। और आप अगर इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर एक्टिविटी नहीं है, सक्रियता नहीं है, तो आपका वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, अर्थात आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से क्या है, जनतंत्रीय व्यवहार। क्या है, जनतंत्रीय व्यवहार। तो जनतंत्रीय अर्थात क्या है, शिक्षण कार्य करते समय लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। कोई भी नियम फॉलो कर रहे हैं इसमें, तो उसमें क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी शिक्षण कार्य संपन्न होगा। अगर आप ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप शिक्षण कार्य की गतिविधियों को सफल नहीं हो पाएंगे, अर्थात आपका जो शिक्षण का उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। और पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, जैसे हमने विशेषताओं में बताया था कि आपके पास क्या है, अगर पूर्व अनुभव नहीं है उस कार्य करने के लिए, आप जब कोई काम किए रहेंगे तभी आप कोई काम करेंगे, उसके लिए पूर्व अनुभव की जरूरत होती है ना। कि जैसे आप खाना पका रहे हैं, अगर आपके पास अनुभव आपने बना लिया, जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास अनुभव नहीं है, तो फिर क्या होगा, वह उस कार्य को संपन्न सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, किसी भी कार्य करने के लिए जिसके अंदर जितनी अनुभव होती है वह व्यक्ति उतना ही अच्छे से उस कार्य को संपन्न कर लेता है, और जिसके पास अनुभव नहीं है वह व्यक्ति उस कार्य को जल्दी संपन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होती है।
उसी तरीके से क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत कौन सा, हाँ, बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। अब देखिए, जो भी शिक्षण दिया जाता है वह बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात बालकों के ऊपर ही शिक्षण व्यवस्था केंद्रित होनी चाहिए। ऐसे शिक्षण न प्रणाली दिया जाए जिससे बालकों का क्या हो, गतिरोध उत्पन्न हो, अर्थात विरोध हो, उनके अंदर तनाव हो या दबाव हो, इस तरीके की भावना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। अर्थात बच्चों की, जैसा हमने कल भी बताया था कि बच्चों की इच्छा को देखते हुए, उसकी जो योग्यता है, कुशलता है, उसको देखते हुए ही हम शिक्षा दें। कैसे दें, अर्थात जो आप एक्सेप्ट कर सकते, जो आपके अंदर योग्यता है, उस योग्यता के अनुरूप को हम समझें, उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञान दें। आपकी इच्छा निष्ठा जो भी है, उस इच्छा निष्ठा के अनुरूप ही शिक्षण कार्य किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए क्या है, हमने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग के सीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऐसी शिक्षा जो बालकों पर केंद्रित होती है, जो किसी बिना दबाव के, अर्थात बालकों की स्वतंत्रता पर निर्भर होता है, उसकी इच्छाओं पर, निष्ठाओं पर वो होता है, निर्भर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो सीटेट के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं, और इसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन दिया जाता है लोकतांत्रिक शिक्षा, जिससे अक्सर आता है सीटेट में, कौन सी शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा। तो लोकतांत्रिक शिक्षा में कैसे कैसे, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना है, नहीं जाना है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें पॉइंट पूरा समझना पड़ता है ना। यूपी टेट में तो मान लो फैक्चुअल आ जाता है, आपने पॉइंट टू पॉइंट याद करके तुरंत टिक लगा दिया, लेकिन जो सीटेट के क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो उसी तरीके से हमने बताया व्यक्तिक विभिन्नता क्या है, हाँ, अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है कि शिक्षण कार्य करते समय वैयक्तिक विभिन्नता को भी ध्यान में रखा जाए कि हम किस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक को पढ़ा रहे हैं, 2 को, 3 को, 10 को, 12 को, जो भी आप जिस स्तर की शिक्षा को संप्रेषित कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए। अर्थात क्योंकि अगर हम ध्यान कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ पद्धति हम हाई वाले में पढ़ाएंगे, जो उच्च शिक्षा है, तो उसमें क्या है, वह पूर्ण रूप से लागू नहीं। अभी आप लोग को अगर एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द वाले शब्द पढ़ाएंगे तो बोर होने लगेंगे, आपकी इच्छा उसमें नहीं है। तो क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, यही शिक्षा अगर हम बच्चे को दें तो उसको समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो शिक्षा आप दे रहे हैं वह उसके अनुकूल है कि नहीं है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाए कि हम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दे रहे हैं या फिर उच्च स्तर पर शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसी तरीके से वास्तविक जीवन के संबंध का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत वही है, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसका एक प्लान बनाते हैं, एक निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित विषय वस्तु, निश्चित कार्य प्रणाली, स्पष्टता, है ना। तो इस तरीके से आप नियोजन करते, नियोजन मतलब प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करके निश्चितता स्पष्ट करते हैं, समय स्थान स्पष्ट करते हैं, विषय वस्तु स्पष्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नियोजन। तो शिक्षण कार्य करते समय जो नियोजन करके जो शिक्षा दिया जाता है, नियोजन करना पड़ता है, बिना नियोजन के शिक्षण कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि शिक्षण कार्य करते समय नियोजन की क्रियाओं को अपनाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या है, चयन का सिद्धांत क्या है, चयन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि आप किस विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। चयन आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ऐसे चीज़ों को चयन कर रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, कोई एम ही ना हो, कोई लक्ष्य ही ना हो,
है ना। तो चयन का मतलब सेलेक्टर, जो आप पाठ्य पुस्तक या आप विषय वस्तु अपना रहे हैं उसमें चयन करने की क्षमता आपके अंदर प्रभावी हो। आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कौन सा पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो, हमको इसमें से किस चीज़ की जानकारी ग्रहण करनी, किस चीज़ का नहीं करना है, तो इसकी स्पष्टता आपके अंदर होना चाहिए। सिलेक्शन पॉइंट स्टार्ट अर्थात क्या स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप वो चीज़ स्ट्रांग नहीं है तो आप चयन ठीक से नहीं कर पाएंगे तो विफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। जो आपकी क्षमता ही नहीं किसी को करने के लिए आपने उसको सेलेक्ट कर लिया तब क्या होगा, तो आप इसका मतलब है कि आप उसकी योग्य नहीं है, आपका जो चयन रहा वो क्या है असफल रहा, आप सही तरीके से सिलेक्ट उसको नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें प्रभावशाली, क्या है प्रभावशाली व्यूह रचना, क्या है प्रभावशाली व्यूह रचना। तो ऐसा शिक्षण कार्य किया जाए वो प्रभावशाली हो, छात्रों पर प्रभाव पड़े, उसके अंदर आंतरिक शक्तियों का विकास हो, है ना, वो प्रभावशाली हो। तो ऐसे व्यूह बनाना चाहिए, ऐसा एम बनाना चाहिए ताकि क्या है वह बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास हो, उसको प्रभाव पड़ सके। ऐसा शिक्षा ना हो उसके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े, तब तो आप निष्क्रिय होने लगेंगे। इसलिए क्या है प्रभावी होने के लिए क्या है ये सारी शिक्षाएं प्रक्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है। अनुकूल वातावरण, उपचारात्मक शिक्षण, क्या है उपचारात्मक शिक्षण अर्थात शिक्षण जब आप काम करते हैं तो उसके संबंध में विभिन्न चीज़ों के लिए कैसे निदान किया जाए उसके लिए भी अनेक प्रकार के प्रावधान होते हैं। तो शिक्षण कार्य करते समय जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, जब आप उसका खोज लेते हैं समाधान करने की प्रक्रिया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं उपचार या निदान करते हैं। ठीक है। क्रियाओं का सिद्धांत, सहयोग, क्रियाओं का सिद्धांत अर्थात जो भी आप कोई कार्य करते हैं तो एक क्रियात्मक होता है, एक सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कोई चीज़ काम उद्देश्य बनाते हैं उस कार्य करने में लग जाते हैं, सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं तो क्रियात्मक प्रवृत्ति तेज हो जाती है और जो आपका लक्ष्य होता है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से क्या है विभक्तिकरण का सिद्धांत जैसे इसमें है, तो जब आप अध्ययन करते हैं उसको अनेक पार्ट में बांट लेते हैं, करते हैं ना, कि ताकि हमको क्या हो जाए एक पैराग्राफ में बांट लेते हैं या इसके निम्नलिखित स्रोत है तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं उसको पार्ट में कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती, सुविधा हो जाती है और आप बोर नहीं होते हो। तो शिक्षण प्रणाली में ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ उसमें होनी। सहयोग भी है, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम आप लोग को हमने बताया थर्ड का अभ्यास का नियम कि जो भी शिक्षण कार्य किया जाए वो निरंतर रूप से अभ्यास कार्य को भी किया जाए। तो अभ्यास करने से शिक्षण गतिविधियाँ जो होती हैं वह क्या हो जाती है सक्रिय हो जाती है और आपका जो एम और उद्देश्य है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। ठीक है।